उत्तराखंड में पर्यटकों की बढ़ती भीड़ को लेकर सीएम धामी ने की अधिकारियों के साथ बैठक। सुरक्षा और ट्रैफिक प्रबंधन का विशेष ध्यान रखने के दिए निर्देश। उत्तराखंड में बढ़ता ठंड का प्रकोप, मौसम विभाग ने जारी की चेतावनी। आगामी दिनों में कोहरे से ढके रहेंगे पहाड़। 5 और 6 जनवरी को बारिश बर्फबारी का अलर्ट। साल 2025 को सीएम धामी ने बताया उत्तराखंड के लिए रजत वर्ष। कहा 2025 नए संकल्प लेते हुए उत्तराखंड को देश का सर्वश्रेष्ठ राज्य बनाने की दिशा में अग्रसर करने का साल होगा। उत्तराखंड में एक बार फिर चली तबादला एक्सप्रेस। 2025 के पहले दिन ही 6 आईएएस अधिकारियों के दायित्वों में बड़ा फेरबदल। कार्मिक विभाग के संयुक्त सचिव श्याम सिंह ने दिए आदेश। उत्तराखंड में 2025 की शुरुआत पर जमकर छलके जाम। 14 करोड़ की शराब पी गए लोग। देहरादून नैनीताल में सबसे ज्यादा बिक्री। उत्तराखंड में निकाय चुनाव को लेकर राजनीतिक गलियारों में हर दिन बढ़ रही गर्मी। 2 कांग्रेस प्रत्याशियों के नामांकन निरस्त होने पर आमने सामने आए बीजेपी और कांग्रेस नेता। निकाय चुनाव को लेकर और भी ज्यादा तेज हुई तैयारियां। खटीमा में बीजेपी चुनाव कार्यालय का उद्घाटन। भारी संख्या में बीजेपी कार्यकर्ता और समर्थक रहे मौजूद। देहरादून में यातायात व्यवस्था को लेकर पुलिस को मिली बड़ी सफलता। भारी संख्या में सैलानियों के आने के बाद भी नहीं हो रही कोई परेशानी। उत्तराखंड में शीतलहर के चलते अस्पतालों में बढ़ रही मरीजों की संख्या। मरीजों में ज्यादा बूढ़े बच्चे शामिल। उत्तराखंड को नशा मुक्त बनाने की दिशा में लगातार काम कर रही स्थानीय पुलिस। उधम सिंह नगर में यूपी मूल के तस्कर से 1 किलो अवैध स्मैक की बरामदगी। नमस्कार, अपना उत्तराखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ निमिष सिन्हा। चलिए उत्तराखंड की खबरों पर नजर डालते हैं और सबसे पहले बात करते हैं देहरादून की। जी हां, निकाय चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। देहरादून से खबर आप तक पहुंचा रहे हैं जहां की निकाय चुनाव को लेकर एक बड़ी खबर, जहां नामांकन पत्रों की जांच पूरी हो चुकी है। जांच में कई नामांकन पत्र निरस्त हुए। इसी के साथ नगर प्रमुख के 2 अध्यक्ष पद के 32 नामांकन रद्द हुए हैं। सभासद पद के लिए 168 नामांकन पत्र निरस्त किए गए। बता दें कि उत्तराखंड में नगर निकाय चुनाव में 1 जनवरी 2025 को जांच के आखिरी दिन नगर प्रमुख के 2 नामांकन, अध्यक्ष के 32 नामांकन और सभासद सदस्य के 168 नामांकन जांच में निरस्त किए गए। इसी के साथ 32 में से 20 नामांकन अध्यक्ष नगर पालिका परिषद के, तो वहीं 12 नामांकन अध्यक्ष नगर पंचायत के लिए निरस्त किए गए हैं। इसी के साथ 168 में से सभासद नगर निगम के, 58 सदस्य नगर पालिका परिषद के, 53 सदस्य नगर पंचायत के 57 नामांकन जांच में निरस्त किए गए हैं। तो बता दें आपको निकाय चुनाव से जुड़ी ये बड़ी खबर, जहां पर 168 में से सभासद नगर निगम के, 58 सदस्य नगर पालिका परिषद के, 53 सदस्य नगर पंचायत के 57 नामांकन जांच में निरस्त हुए हैं। इसी के साथ आपको बता दें 32 में से 20 नामांकन अध्यक्ष नगर पालिका परिषद के, तो वहीं 12 नामांकन अध्यक्ष नगर पंचायत के लिए निरस्त किए गए हैं। निकाय चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर नामांकन पत्रों की जांच पूरी हो चुकी है और इसी को लेकर जांच में कई नामांकन पत्र निरस्त भी किए गए हैं। नगर प्रमुख के 2 अध्यक्ष पद के 32 नामांकन रद्द हुए हैं। इसी के साथ देहरादून निकाय चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं।
और चलिए इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड में बढ़ता ठंड का प्रकोप देखा जा रहा है। जी हां, आपको खबर बता दें उत्तराखंड से, जहां पर बढ़ते ठंड का प्रकोप यहां पर जारी है। मौसम विभाग ने चेतावनी जारी कर दी है। आगामी दिनों में कोहरे से पहाड़ ढके रहेंगे। वहीं 2 दिन मैदानी क्षेत्रों में घने कोहरे की संभावना भी जताई गई। हरिद्वार, देहरादून में भारी कोहरा पड़ेगा। इसी के साथ नैनीताल में भी घने कोहरे की चेतावनी है। 5 और 6 जनवरी को बारिश बर्फबारी का अलर्ट जारी किया गया है। तो उत्तराखंड मौसम से जुड़ी बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर आपको बता दें कि 5 और 6 जनवरी को बारिश और बर्फबारी का अलर्ट जारी किया गया है। वहीं आपको बता दें हरिद्वार, देहरादून में भारी कोहरा देखने को मिलेगा। नैनीताल में भी घने कोहरे की चेतावनी जारी की गई है। 2 दिन मैदानी क्षेत्रों में घने कोहरे की संभावना जताई गई है। आगामी दिनों में कोहरे से पहाड़ ढके रह सकते हैं। मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। उत्तराखंड में बढ़ते ठंड को लेकर यह अलर्ट जारी किया गया है। और चलिए खबरों में आगे बढ़ रहे हैं। उत्तराखंड की धामी सरकार ने साल 2024 में कई ऐतिहासिक उपलब्धियों को छुआ है, जिनमें समान नागरिक संहिता कानून सबसे बड़ा और ऐतिहासिक कदम रहा। इसके अलावा भी राज्य सरकार ने कई ऐसी उपलब्धियां हासिल की हैं जो राज्य के विकास के लिए मील का पत्थर साबित हुआ है। यही नहीं, साल की शुरुआत में भी आपको बता दें कि समान नागरिक संहिता को देश के सामने रखने वाले मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की चर्चा आज पूरे देश में हो रही है। वहीं सतत विकास दर में जबरदस्त उछाल के साथ प्रदेश ने हिमालयी राज्यों में पहला स्थान पाकर खुद को साबित किया है। राज्य में सख्त नकल विरोधी कानून युवाओं को निष्पक्ष तरीके से रोजगार उपलब्ध कराने में बड़ा महत्वपूर्ण कदम है। तो वहीं केंद्र और राज्य सरकार की कई महत्वपूर्ण योजनाएं प्रदेश के विकास को एक नई ऊंचाई दे रही है। राज्य सरकार ने अपनी उपलब्धियां को लेकर 32 बिंदुओं वाला सिंहावलोकन 2024 पत्र जारी किया है, जिसमें साल 2024 में सरकार के ऐतिहासिक फैसलों का जिक्र किया गया है। नहीं, बहुत सारी उपलब्धियां हमको मिली हैं। चाहे हम आज नीति आयोग के द्वारा जो आंकड़े प्रतिवर्ष जारी किए जाते हैं सतत विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने में, उसमें उत्तराखंड राज्य पहले पायदान पर रहा है। हमने जो बेरोजगारी में भी 4% की कमी की है, राष्ट्रीय औसत से भी हमने उसको भी पीछे छोड़ा है। इसी प्रकार से ईज ऑफ डूइंग है, ईज ऑफ लिविंग है, इन सभी पर अच्छा काम किया है। रेवेन्यू कलेक्शन भी हमारा अच्छा हुआ है, जीएसटी भी बढ़ी है। राज्य की जीएसडीपी में भी लगभग 33% की ग्रोथ हुई है। अनेक हमने निर्णय लिए हैं, अनेक चीज़ों को धरातल पर उतारा है। और ये 24 का जो वर्ष है ये हमारे लिए काफ़ी मामलों में बहुत अच्छा रहा है। और 25 चूँकि हमारे लिए विशेष वर्ष है, रजत जयंती वर्ष है, तो हम इसको विशेष बनाने के लिए काम करेंगे। सर, महिला अपराध यूसीसी के इसी महीने जनवरी माह में जो है जो हमारा एक्ट बनकर तैयार हो गया है वो लागू होगा। उसके लिए ट्रेनिंग इत्यादि, ऐप इत्यादि के काम हैं, वो सब चल रहे हैं। और उस पर पूरी तरह से हमारा सभी विभाग अपने अपने स्तर से जिनको काम करना है काम कर रहे हैं। सरलीकरण, समाधान और निस्तारण ये हमारा शुरू से मंत्र रहा है और यूसीसी भी हमारा इसी मंत्र को आगे बढ़ाएगा। चलिए इसी के साथ आपको खबर देहरादून से बता रहे हैं, जहां कि देहरादून के मुख्यमंत्री आवास में सीएम धामी ने उच्च अधिकारियों के साथ बैठक की। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को छुट्टियों पर आ रहे पर्यटकों की बढ़ती भीड़ को देखते हुए सुरक्षा और ट्रैफिक प्रबंधन का विशेष ध्यान रखने के निर्देश दिए। इसके बाद ही पर्यटन स्थलों पर ट्रैफिक को सही करने के लिए अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती के भी निर्देश सीएम ने दिए हैं।
सार्वजनिक स्थानों और प्रमुख रास्तों पर सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पुलिस बल की तैनाती भी बढ़ाई गई है। इसी के साथ ताकि कोई भी अप्रिय घटना ना हो, इसलिए तैनाती बढ़ाई गई है। इसके साथ ही सीएम ने शराब पीकर गाड़ी चलाने, तेज गति से वाहन चलाने और यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश जारी किए हैं। सीएम धामी ने कहा है कि ट्रैफिक और सुरक्षा प्रबंधों के तहत घटनाओं पर निगरानी रखने के लिए तकनीकी उपायों का अधिकतम इस्तेमाल किया जाए। वहीं उत्तराखंड सरकार ने 2025 के पहले दिन 6 आईएएस अधिकारियों के दायित्वों में फेरबदल कर दिया है। कार्मिक विभाग के संयुक्त सचिव श्याम सिंह ने यह आदेश जारी किया है। प्रमुख सचिव लालरिन लियाना फैनई से अल्पसंख्यक कल्याण हटा दिया है। उनके पास अब खाद्य नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामले, आबकारी और अध्यक्ष उत्तराखंड परिवहन निगम का जिम्मा रह गया है। इसी के साथ सचिव हरिचंद्र सेमवाल से धर्म स्व और संस्कृति और महानिदेशक संस्कृति का दायित्व वापस ले लिया गया है। इसके साथ ही कई अधिकारियों के कार्यक्षेत्र में फेरबदल भी किया गया है। वहीं उत्तराखंड में 2025 की शुरुआत पर पर्यटकों की भारी भीड़ देखने को मिली है। पर्यटकों ने छुट्टियों का भरपूर आनंद लेते हुए जमकर जाम भी छलकाए हैं। इसी के साथ जिससे प्रदेश आबकारी विभाग को खासा फायदा होता नजर आया है। 2025 के पहले दिन पर केवल उत्तराखंड में 14 करोड़ 26 लाख की शराब की बिक्री हुई है। उत्तराखंड सरकार ने भी छुट्टियों के जश्न को धूमधाम से मनाने के लिए राज्य की इकोनॉमी और को बूस्ट करने के लिए कई छूट भी व्यापारियों को दी थी। इसी के साथ रेस्टोरेंट और होटल मालिकों को 24 घंटे खुले रहने की छूट दी गई थी, जिसका असर रेवेन्यू पर देखने को पड़ा है। तो बता दें आपको, देहरादून से ये खबर देख रहे हैं, जहां पर 2025 की शुरुआत में आबकारी विभाग को भारी फायदा हुआ है। आपको बता दें, पर्यटकों ने छुट्टियों का भरपूर आनंद लेते हुए जमकर जाम छलकाए हैं, जिससे प्रदेश आबकारी विभाग को खासा फायदा हुआ है। 2025 की शुरुआती दिन केवल उत्तराखंड में 14 करोड़ 26 लाख की शराब की बिक्री हुई है। उत्तराखंड सरकार ने भी छुट्टियों के जश्न को धूमधाम से मनाने के लिए और राज्य की इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए कई छूट भी व्यापारियों को दी गई थी। रेस्टोरेंट हो या होटल मालिकों को 24 घंटे खुले रहने की छूट दी गई थी। इसी के साथ जिसका असर अब रेवेन्यू पर देखा जा सकता है। आबकारी विभाग का जो राजस्व वार्षिक लक्ष्य निर्धारित किया जाता है राज्य सरकार के द्वारा, वो इस वर्ष 4,440 करोड़ का है हमारा वर्ष 2024-25 के लिए। तो उसको प्राप्त करने के लिए सभी हमारा आबकारी विभाग का सारे अधिकारी कर्मचारी पूरी तन्मयता से कार्य कर रहे हैं। पूरे प्रदेश में जो हमारा दिसंबर एंड के लिहाज से जो वसूली का हमारा लक्ष्य है, वो उससे पिछले साल जो आया था उससे लगभग 200 करोड़ रुपए ज़्यादा है, जिससे स्पष्ट है कि हम इस वर्ष के लक्ष्य को आसानी से प्राप्त कर लेंगे। और आने वाले वर्ष के लिए जो राजस्व का लक्ष्य निर्धारित किया जाएगा, उसके लिए भी रणनीति बनाकर उसको प्राप्त करने की कार्रवाई की जाएगी। वहीं जैसे जैसे उत्तराखंड में निकाय चुनाव को लेकर मतदान का समय पास आ रहा है, वैसे ही राजनीतिक गलियारों में तनातनी और गर्मी भी बढ़ती जा रही है। कांग्रेस पार्षद प्रत्याशियों के नामांकन पर आपत्ति को लेकर बुधवार को दिन भर नगर निगम में तनातनी का माहौल बना रहा। इसी के साथ 2 वार्डों से प्रत्याशियों का नामांकन निरस्त होने से भड़के कांग्रेस और बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच जमकर झड़प हो गई। बात हाथापाई तक पहुंच गई। बता दें कि रायपुर विधायक उमेश शर्मा काऊ
चुनाव कांग्रेस के कुछ प्रत्याशियों के नामांकन को लेकर आपत्ति जता रहे थे, जिसको लेकर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने नगर निगम में प्रदर्शन भी किया। देर शाम 2 कांग्रेस प्रत्याशियों के नामांकन निरस्त होने की सूचना सार्वजनिक हुई तो कांग्रेसी भड़क गए। इसी के साथ मौके पर मुस्तैद पुलिस को बीच बचाव करना पड़ा और विधायक को यहां से सुरक्षित ले जाया गया। 82 हमारे टोटल कैंडिडेट्स हो जाते हैं और अगर हम सभासद और तो बता दें आपको, देहरादून से खबर आप देख रहे हैं, जहां पर बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने आ गए। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहा है वैसे वैसे राजनीतिक पारा भी यहां पर बढ़ता नजर आ रहा है। नामांकन पत्रों की जांच प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। 2 कांग्रेस प्रत्याशियों के नामांकन निरस्त किए गए हैं, जिसको लेकर आमने सामने बीजेपी और कांग्रेस नेता आ गए हैं। इसी के साथ दोनों के बीच झड़प भी हुई है, बात हाथापाई तक आई और किसी तरीके से माहौल को शांत किया गया है। और चलिए इसी के साथ खटीमा की बात कर रहे हैं, जहां पर खटीमा में बीजेपी चुनाव कार्यालय का उद्घाटन किया गया। यहां भारी संख्या में बीजेपी कार्यकर्ता और समर्थक मौजूद भी रहे। बीजेपी अध्यक्ष पद प्रत्याशी रमेश चंद्र जोशी ने कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर चुनाव कार्यालय का शुभारंभ किया। उद्घाटन के बाद बीजेपी कार्यकर्ताओं ने एक बैठक का भी आयोजन किया है, जिसमें चुनावों में पार्टी को जीत दिलाने के लिए मंथन किया गया। इस दौरान बीजेपी प्रत्याशी रमेश चंद्र जोशी ने कहा कि शीर्ष नेतृत्व और सीएम धामी के आशीर्वाद से मुझे पालिका अध्यक्ष पद का प्रत्याशी बनाया गया है। मुझे जनता का भरपूर आशीर्वाद और प्यार मिल रहा है। जनता के आशीर्वाद और प्यार से हम जीत हासिल करेंगे। प्रथम मैं आज उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के ज्येष्ठ कार्यकर्ताओं का हार्दिक आभार प्रकट करना चाहूँगा कि उन्होंने इस शुभ अवसर पर आकर के मेरा उत्साह बढ़ाया, पार्टी का उत्साह बढ़ाया है। और जो मैं पहले भी कह चुका हूँ कि हमारी प्राथमिकता इस नगर पालिका क्षेत्र का सर्वांगीण विकास है, जो हम माननीय मुख्यमंत्री जी के माध्यम से इस खटीमा को सुंदर स्वच्छ खटीमा बनाने का पूरा भरसक प्रयत्न करेंगे। वहीं देहरादून में पुलिस ने यातायात व्यवस्था को सुधारने के लिए सकारात्मक पहल की है। आमतौर पर भारी तादाद में सैलानी सर्दियों की छुट्टियां मनाने मसूरी और चक्राता की ओर रुख करते हैं। ऐसे में देहरादून के स्थानीय लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, लेकिन इस बार पुलिस प्रशासन ने पूरी तैयारी के साथ पर्यटकों के आने की व्यवस्था की है। पुलिस ने यातायात व्यवस्था को व्यवस्थित करने के लिए पहले से रणनीति बनाई थी और वो रणनीति पूरी तरह से कामयाब भी हुई है। सुरक्षा व्यवस्था के साथ साथ यातायात व्यवस्था सुदृढ़ होना अपने आप में काफी महत्वपूर्ण है और यही वजह है कि लोग पुलिस की तारीफ भी कर रहे हैं। इसी के साथ उत्तराखंड में इस समय शीतलहर चल रही है और बढ़ती ठंड के कारण अस्पताल में भी मरीजों की संख्या भी बढ़ने लगी है। बात अगर देहरादून के सबसे बड़े हॉस्पिटल दून हॉस्पिटल की करें तो दून अस्पताल में भी मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती नजर आ रही है, जिसको लेकर दून हॉस्पिटल के सीएमएस अनुराग अग्रवाल ने बताया कि सर्दी के मौसम में जैसे जैसे सर्दी बढ़ रही है वैसे वैसे मरीजों की तादाद भी बढ़ती हुई नजर आ रही है। सबसे ज्यादा मरीज सांस की बीमारी से जूझ रहे हैं, वहीं क्योंकि सर्दी के मौसम में सांस की बीमारी वालों को ज्यादा खतरा बना रहता है। इसके साथ ही दिल के मरीज भी काफी हद तक बढ़े हैं। इसके साथ उन्होंने जनता से अपील की है कि बुजुर्ग, बच्चों और खासकर गर्भवती महिलाएं ऐसे मौसम में घरों से बाहर न निकलें। ज्यादा जरूरी होने पर गर्म कपड़े पहनकर ही घरों से बाहर निकलें। हाँ देखिए, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि एक पहाड़ी राज्य है हमारा, जिसमें धीरे धीरे ठंड काफ़ी अपना विकराल रूप भी लेगी। अभी तो शुरुआत है, तो ऐसे में आप लोग के माध्यम से सभी पब्लिक से अपील है कि ठंड से बच के रहें। ऐसे में जो सुबह शाम की अगर हम कोई मॉर्निंग या इवनिंग वॉक करते हैं अंधेरे में, तो वो सबसे बचें, क्योंकि उस टाइम पे बहुत ज़्यादा ठंडा होता है। और नॉर्मली अगर आप ओल्ड एज के हैं या फिर आपको कोई सांस की या दिल की कोई बीमारी है, शुगर है,
किडनी रोग है या फिर कैंसर जैसा रोग है, तो ऐसे में बीमारी के काफ़ी बिगड़ने का चांस बना रहेगा। तो ऐसे में ज़रूर धूप के टाइम पे ही वॉक करें तथा साथ में अपना खाने पीने का बहुत ध्यान रखें। तो ऐसे में एक गरिष्ठ खाना जो बहुत ज़्यादा हैवी लगता है कि गर्मी जाड़े का मौसम है तो हम बहुत गरिष्ठ खाना खा सकते हैं, वो भी एक मिथ है। ऐसे में एक हल्का सुपाच्य खाना खाएं और पानी की मात्रा बनाए रखें। बहुत लोग क्या करते हैं कि जाड़े हैं तो पानी कम पीते हैं, लेकिन हम लोग देखेंगे कपड़े पहने होते हैं, ऐसे में पसीना काफ़ी निकलता है, तो उसमें पानी की कमी कहीं ना कहीं जिसमें इन्फेक्शन होने का चांस भी बढ़ता है। लेकिन इस ठंड के नाते बहुत लोगों को एलर्जी होना और सांस की बीमारियों के रूप में सामने आना एक कॉमन बात है, तो उनको अपना ठंड से बचना चाहिए। बाकी हमारे अस्पताल में सभी डॉक्टर्स की इस तरह की टीचिंग ट्रेनिंग रहती है कि अगर हम मरीज़ ज़्यादा भी आएँ तो हम लोग उन्हें संभाल सकें। ओपीडी में हमारी सभी सुविधाएं हैं और हमारे इंडोर में भी 750 बेड पर फ़िलहाल ऐसा कोई अलार्मिंग सिचुएशन नहीं है कि हम बोलें कि बहुत ज़्यादा मरीज़ आ रहे हैं, पर हाँ सांस के मरीज़ कुछ थोड़ा सा बढ़कर आ रहे हैं। उसमें ज़्यादातर वही हैं जिन्होंने अपनी दवाइयाँ छोड़ी हैं या फिर कहीं ठंड में घूमने गए थे और फिर लौट कर आए, तो अपना बहुत ध्यान रखें। वहीं उत्तराखंड की मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने साल 2025 में प्रदेश को टीबी मुक्त और ड्रग्स फ्री राज्य बनाने की अपील की है। उत्तराखंड सचिवालय में आयोजित कार्यक्रम में सचिवालय अधिकारियों और कर्मचारियों से अपील की है कि वो इस मुहिम में अपना पूरा योगदान दें। इसके अलावा मुख्य सचिव ने प्रदेशवासियों से भी उत्तराखंड को टीबी मुक्त और ड्रग्स फ्री स्टेट बनाने में सहयोग देने की अपील की है। इसी के साथ उत्तराखंड सचिवालय संघ के अध्यक्ष सुनील लखेड़ा ने कहा है कि मुख्य सचिव और अन्य अधिकारियों का मार्गदर्शन मिला है और उनके दिशा निर्देश के तहत सचिवालय संघ प्रदेश हित में काम करेगा। एक तो 2025 में उत्तराखंड को टीबी मुक्त बनाएंगे और दूसरा है कि ड्रग फ्री देवभूमि बनाएंगे। तो इसमें मेरा अनुरोध है सभी भाइयों बहनों से, आपके चैनल के माध्यम से जो लोग भी देख रहे हैं कि इस मुहिम में जुड़ जाए और हम लोग उत्तराखंड को एक विकसित प्रदेश बनाने की ओर ले जाए। हाँ, CS मैडम ने काफ़ी 2-3 बिंदु बताए हैं कि ड्रग्स मुक्त उत्तराखंड हो और टीबी मुक्त हो इस 2025 में। तो इन सब चीज़ों में मुझे लगता है राज्य सफलता मिलेगी। और ये जो कार्यक्रम उत्तराखंड सचिवालय संघ द्वारा प्रतिवर्ष मनाया जाता है, क्योंकि हमारा ये सभी संस्था हमारे यहाँ जो काम होते हैं पूरे प्रदेश से संचालन होता है। तो आज हमारे सभी कर्मचारी यहाँ पे एक जगह इकट्ठे होकर हमने दूसरों को बधाई दे रहे हैं और हमें आज ACS महोदय वर्धन साहब, मुख्य सचिव महोदय का भी आशीर्वाद प्राप्त है, मार्गदर्शन भी प्राप्त हुआ है। तो उस मार्गदर्शन के अनुसार और हम सब मिल करके इस राज्य को उन्नति के लिए कार्य करेंगे। वहीं उत्तराखंड में मौसम की बेरुखी से लोग परेशान नजर आए। शीतलहर के साथ पड़ रही कड़ाके की ठंड से लोग घरों में कैद होने को मजबूर हैं। ठंड से बचने के लिए लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं। इसी बीच मौसम विभाग ने उत्तराखंड में एक बार फिर बारिश बर्फबारी की संभावना जताई है, जिसको लेकर मौसम वैज्ञानिक रोहित थपलियाल ने बताया कि 5 और 6 जनवरी को पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने की उम्मीद है, जिसके चलते पर्वतीय क्षेत्रों में हल्की बारिश और बर्फबारी की संभावना है, जिससे तापमान में भी भारी गिरावट आएगी। 2 से 3 दिन मैदानी क्षेत्रों में घना कोहरा छाने की भी संभावना है। पाँच और 6 जनवरी 2025 को एक पश्चिमी विक्षोभ उत्तराखंड के मौसम को प्रभावित कर सकता है, जिसके कारण जो पर्वतीय क्षेत्र है वहाँ पर कहीं कहीं जो है हल्की वर्षा और बर्फबारी मिलने की संभावना है। और आजकल देखेंगे आप जो है मैदानी क्षेत्र हैं जो उत्तराखंड के, हरिद्वार, उधम सिंह नगर, ऐसे ही जो देहरादून, पौड़ी, नैनीताल, चंपावत के जो मैदानी क्षेत्र है वहाँ पर सुबह के समय कोहरा देखने को मिलता है। अगले 1-2 दिन जो है इसी तरीके से मध्यम से घना कोहरा जो है उत्तराखंड के मैदानी क्षेत्रों में रहेगा, जिसके कारण देखेंगे जैसे देहरादून में भी कोहरा है या हल्के बादल हैं, उसके कारण जो अधिकतम तापमान है उसमें जो है इन क्षेत्रों में गिरावट मिलने की संभावना है। और दिन के समय जो है थोड़ा ठंडा इन क्षेत्रों में, जो मैदानी क्षेत्रों में 1-2 दिन रह सकता है। उत्तराखंड को नशा मुक्त बनाने की दिशा में उधम सिंह नगर पुलिस लगातार काम कर रही है। इसी बीच उधम सिंह नगर की
पुल भट्टा थाना पुलिस की यूपी के नशा तस्कर से मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ में गोली लगने से नशा तस्कर घायल हो गया। आरोपी के पास से 1 किलो अवैध स्मैक बरामद हुई है। बता दें, उत्तराखंड उत्तर प्रदेश की सीमा पर पुल भट्टा थाना पुलिस को नशा तस्कर के उत्तराखंड में आने की सूचना मिली थी, जिसके बाद पुलिस नशा तस्कर को पकड़ने में जुट गई। मामले को लेकर एसएसपी मणिकांत मिश्रा ने बताया कि आरोपी पर 25,000 का इनाम है। आरोपी के खिलाफ उत्तर प्रदेश में हत्या, बलवा और नशा तस्करी के 17 मुकदमे दर्ज हैं। नशे के अवैध कारोबार से आरोपी ने करोड़ों की संपत्ति बना ली है। जांच के बाद आरोपी की संपत्ति को भी कुर्क किया जाएगा। रणनीति का ही असर है कि ये फतेहपुर पश्चिमी का ये जो अपराधी था, ये उत्तराखंड के उधम सिंह नगर और नैनीताल ज़िले में 50% की तस्करी यही करता था। आज ये गिरफ्तार हुआ है। कुछ और भी अपराधी हमने चिन्हित कर रखे हैं, उनको भी जल्द ही गिरफ्तार किया जाएगा। संपत्ति जहाँ तक अपराधियों ने भी इस कानून से बचने के लिए कई और तरीके अपना रखे हैं, जो संपत्ति अपने नाम से न लेकर किसी और के नाम लेते हैं। इसकी करीब लगभग 45 बीघे ज़मीन है, कई दुकानें हैं, कई घर इसने बना रखे हैं। उन सब की जांच की जाएगी और जो संपत्ति इसने अर्जित की है अपने इस तस्करी के व्यवसाय से, उसे कुर्क की जाएगी। इसी के साथ उत्तराखंड के प्रमुख मार्गों पर 54 डेंजर जोन चिन्हित किए गए हैं, जहां पर यातायात के दौरान कभी भी आपदा जैसी स्थिति देखने को मिल सकती है। प्रदेश के आपदा प्रबंधन सचिव विनोद कुमार सुमन ने इसकी जानकारी दी है। उन्होंने कहा है कि NHIDCL, NH और BRO को इसकी सूचना दे दी गई है। उनके स्तर से कार्य भी किए जा रहे हैं ताकि डेंजर जोन का सही से ट्रीटमेंट हो सके और आवागमन बाधित होने की स्थिति सामने न आए। आपको बताना चाहेंगे कि उत्तराखंड में आपदा प्रबंधन विभाग विभिन्न विभागों के साथ समन्वय बनाकर तमाम तरह की गतिविधियों का संचालन कर रहा है ताकि प्रदेश में आने वाले दिनों में आपदा जैसी स्थिति का सामना न करना पड़े। जोन हमारे प्रमुख मार्गों पर हमने लगभग 54 के आसपास हॉटस्पॉट ढूंढे थे, जहां पे आपदा की दृष्टि से संवेदनशीलता बहुत ज़्यादा है। ऐसे स्थानों की सूची NHIDCL को, NH को, BRO को दे दिया गया है। वो अपने लेवल पे परीक्षण कर रहे हैं। उसमें से अधिकांश में उनके द्वारा प्रोसेस शुरू कर दिया गया है और हमारा प्रयास है कि जो छोटे काम हैं जिनको हम जल्दी कर सकते हैं, इस वर्ष आपदा के पूर्व हम कर लेंगे। कुछ बड़े बड़े काम हैं जिसमें 2 से 3 साल तक समय लग सकता है। उसके लिए प्रस्ताव, बजट की व्यवस्था और बाकी चीज़ें विभाग के स्तर पे की जा रही है। तो चलिए, इसी के साथ उत्तराखंड की खबरों में बस इतना ही, लेकिन देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहे सुदर्शन न्यूज। जय हिंद।